देखो, मॉलविड का समक्षेत्र प्रक्षेप करने के बाद अब हम सेंसन फ्लैमस्टीड का साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन जो है उसकी रचना सीखेंगे। कैसे हम उस प्रक्षेप को बनाते हैं और क्या क्या उसकी पहचान के बिंदु हैं, क्या क्या गुणधर्म हैं और क्या क्या उसके उपयोग हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉलविड एक बहुत बेहतरीन प्रक्षेप है संसार के वितरण मानचित्रों को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सबसे पॉपुलर जो प्रोजेक्शन है वो साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन है। ठीक है, 1950 में निकोलस सेंसन नामक फ्रांसीसी मानचित्रकार और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले यह प्रक्षेप दिया, और बाद में एक ब्रिटिश थे जॉन फ्लैमस्टीड, उन्होंने भी इसी तरह का प्रक्षेप दिया था। इसीलिए इस प्रक्षेप का नामकरण इन दोनों के आधार पर सेंसन फ्लैमस्टीड का प्रक्षेप पड़ा। और यह प्रक्षेप, क्योंकि ये जो प्रक्षेप हम बनाते हैं इसकी रचना में साइन कर्व्स, ज्या वक्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, और यही कारण है कि इसको हम साइनोसॉइडल या ज्यावक्रीय प्रक्षेप की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि केवल और केवल इसको साइनोसॉइडल प्रक्षेप भी कहा जा सकता है, इसको सेंसन फ्लैमस्टीड का प्रक्षेप भी कहा जा सकता है, इसको सेंसन फ्लैमस्टीड का साइनोसॉइडल प्रक्षेप भी कहा जा सकता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये प्रक्षेप जो है इसको बनाने के लिए हम ज्या वक्रों अर्थात साइन कर्व, ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन कर्व का प्रयोग होता है। और यही कारण है कि ये प्रक्षेप ज्यावक्रीय या साइनोसॉइडल कहलाता है। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये प्रक्षेप भी एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। ठीक है, यह क्षेत्र भी मॉलविड की भांति एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्षेप में भी जहां पर अक्षांशों के सहारे मापनी में वृद्धि होती है, वहां देशांतरों के सहारे मापनी में कमी देखने को मिलती है उसी अनुपात में, और जहां अक्षांशों के सहारे मापने में कमी होती है वहां देशांतरों के सहारे मापने में वृद्धि देखने को मिलती है उसी अनुपात में। ठीक है, और यही जो प्रकृति है ये समक्षेत्र प्रक्षेपों में समक्षेत्रता का गुण उत्पन्न करती है। समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण यह वितरण मानचित्रों को तैयार करने के लिए एक अच्छा प्रक्षेप है। ठीक है, और इसकी जो रचना विधि है, ठीक है, वो बॉन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, इसलिए कई बार इसको बॉन प्रक्षेप का एक विशिष्ट रूप भी कहा जाता है। इस प्रक्षेप में जो हम भूमध्य रेखा की रचना करते हैं, ठीक है, वो शुद्ध लंबाई वाली होती है। जैसे आपने देखा कि मॉलविड के अंदर हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, लेकिन इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा अपनी शुद्ध लंबाई की होती है और केंद्रीय मध्याह्न रेखा भूमध्य रेखा की ठीक आधी बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा भी अपनी शुद्ध लंबाई की होती है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में यदि आप ग्लोब के ऊपर देखो तो भूमध्य रेखा एक वृहत वृत्त है ना, और केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक अर्धवृत्त है जो वृहत वृत्त का लगभग आधा भाग होती है। प्रक्षेप में भी जो भूमध्य रेखा है वो 2πr है, और जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है वो 2πr में 2 का भाग देने पर πr रह जाता है, उसके बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, इसकी रचना, ये प्रक्षेप दिखने में जरूर जटिल दिखता है लेकिन इसकी रचना बहुत सरल है, और क्योंकि हम बोन की रचना सीख चुके हैं इसलिए हमें इस प्रक्षेप को बनाने में बहुत
कम असुविधा होगी, बहुत जल्दी हम इस प्रक्षेप को समझ जाएंगे। देखिए यहाँ एक उदाहरण लेके चलते हैं जिसमें हमें मापनी दी हुई है 1:25 करोड़ निरूपक भिन्न। ठीक है, ये मापनी हमें दी हुई है 1:25 करोड़। ठीक है, और उस पर हमें साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन के ऊपर वर्ल्ड मैप बनाना है, संसार का मानचित्र बनाना है। और हमारे को जो अंतराल दिया है, ठीक है, अक्षांशों के बीच और देशांतरों के बीच, वो दिया है हमें 15 डिग्री, 15 डिग्री। जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, समस्त प्रक्षेपों की रचना की शुरुआत हम करते हैं लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास परिकलित करके। तो सबसे पहले हम कैपिटल आर की गणना करेंगे, और कैपिटल आर जो है वो पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या में जब हम निरूपक भिन्न के हर का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगी। तो पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या सेंटीमीटर में यदि लें तो 63.5 करोड़ सेंटीमीटर है। हम उसमें 25 करोड़ का भाग देंगे जो कि निरूपक भिन्न का हर है, तो हमारे पास दूरी आएगी 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो दूरी है 2.54 सेंटीमीटर, इस दूरी को प्रकार में भर के और हम एक आभासी पृथ्वी का गोला बनाएंगे। ये देखो, ये वाला, ये 2.5 सेंटीमीटर की लाइन भरी और हमने क्या किया, ये गोला बना दिया। अब क्योंकि इसका चौथाई हिस्सा ही हमारे काम आता है, इसलिए हमने क्या किया, केवल और केवल जो चौथाई हिस्सा है ना, उसे ही संज्ञान में लिया है। ठीक है, अब देखिए इतना काम हमने कर लिया है ना, और अब हम देखते हैं कि हमारी जो भूमध्य रेखा होगी इसमें, ठीक है, वो वास्तविक लंबाई के बराबर है ना। और वास्तव में भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी की हमारी जो परिधि है उसके बराबर होती है। ठीक है, और इस आर मूल्य के साथ यदि हम इसको पृथ्वी, आभासी पृथ्वी मान रहे हैं, तो हम यदि भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करें तो वो आएगी 2πr। और जब हम इसको हल करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, तो जो दूरी आएगी वो आएगी 15.96 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। मैं सबसे पहले एक रेखा खींच के छोड़ दूंगा, ठीक है, 15.96 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा। ठीक है, 15.96 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज रेखा में बनाकर छोड़ दूंगा, इसका नाम है QR। ठीक है, क्या नाम है, QR। इसका मतलब मैंने प्रक्षेप की शुरुआत की है जिसमें मैंने अभी तक केवल और केवल भूमध्य रेखा बनाई। अब देखिए, मैं दूरी निकालूंगा हमारी केंद्रीय मध्याह्न रेखा की। और केंद्रीय मध्याह्न रेखा आप जानते हो इस प्रक्षेप में ये भूमध्य रेखा की आधी होती है। तो 2πr में 2 का भाग दे दीजिए, तो ये आई 7.98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने भूमध्य रेखा खींची थी, ठीक है, जो भूमध्य रेखा मैंने खींची थी, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस भूमध्य रेखा, ये जो मैंने भूमध्य रेखा खींची थी, मैं इसका केंद्र बिंदु लूंगा। केंद्र बिंदु निकाल लिया स्केल से। ये केंद्र बिंदु जो है, ये एक तरह से मान लीजिए कि ये भूकेंद्र की भांति है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं कि जो मैंने अभी केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई नापी थी, ठीक है, मैं इस केंद्र के ऊपर ऊपर और नीचे लंब डालूंगा बराबर लंबाई के। ठीक है, और वो लंबाई कितनी होगी, वो लंबाई जो है
अभी मैंने जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई निकाली थी 7.98 सेंटीमीटर, तो ये 7.98 सेंटीमीटर तो पूरी केंद्रीय मध्याह्न रेखा की है ना। और मुझे आधी ऊपर लेनी है और आधी नीचे, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 का भाग देकर आधी दूरी निकाल लूँगा, और वो आधी दूरी मैं इस भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है, केंद्र में 90 डिग्री का लंब डालकर आधी दूरी ऊपर बना दूंगा और 90 डिग्री का लंब डालकर आधी दूरी नीचे बना दूंगा। तो मेरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनकर तैयार हो गए। तो अभी तक इस प्रक्षेप में मेरे पास में जो जो रेखाएं तैयार हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं? एक भूमध्य रेखा इक्वेटर और एक केंद्रीय मध्याह्न रेखा, ठीक है, जिसके किनारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं, ठीक है। ये मेरा अभी तक तैयार हुआ है और मैंने लघुकृत पृथ्वी का गोला भी बना के रख लिया है। क्लियर? अब देखिए, क्योंकि मेरा अंतराल 15 डिग्री का है और मुझे वो बिंदु चाहिए जहां से होकर देशांतर गुजरेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर, मैं क्या करूंगा, भूमध्य रेखा की लंबाई 2 पाई आर को गुणा करूंगा 15 से और उसमें 360 का भाग दे दूंगा, है ना। बेलनाकार प्रक्षेपों में मैं इस विधि से लगातार भूमध्य रेखा पर उन बिंदुओं को निश्चित करता आया हूं जिस पर हमें अक्षांत देशांतरों की रचना करनी होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल, ये जो हमारा 2 पाई आर हमने जो परिकलित किया था, ठीक है, ये दूरी 2 पाई आर, मैंने इसको 15 से गुणा करके, है ना, 15.96 को 15 से गुणा किया और 15 से गुणा करने के बाद मैंने इसमें 360 का भाग दे दिया, ठीक है। तो ये जो मेरी ये जो भूमध्य रेखा है ये बराबर भागों में बढ़ जाएगी 15-15 डिग्री के अंतराल पर। कितने कितने डिग्री के अंतराल पर? 15-15 डिग्री के अंतराल पर, अर्थात इसके 24 बराबर भाग हो जाएंगे। मेरी भूमध्य रेखा चूंकि पूरी पृथ्वी की परिधि को बताती है, इसका मतलब मेरी भूमध्य रेखा की लंबाई 15.96 सेंटीमीटर है, लेकिन कोणीय दूरी जो वो दर्शाती है वो 360 डिग्री है। कितना है? 360 डिग्री। और यदि मैं एक एक डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं बनाऊं तो मैं इसके ऊपर 360 देशांतर रेखाएं बना सकता हूं, लेकिन मेरा अंतराल तो 15 डिग्री का है ना। तो मुझे 24 बिंदु चाहिए, है ना, 24 भाग, बिंदु नहीं, मुझे इस भूमध्य रेखा के 24 भाग करने हैं, ठीक है। तो इस पूरी भूमध्य रेखा के ऊपर इसके अंतिम छोरों को छोड़कर मुझे, अंतिम छोर है ना Q और R, इसको छोड़कर मुझे इस पे 23 पॉइंट और लगाने हैं। क्लियर? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर को गुणा करूंगा 15 से और 360 का भाग दे दूंगा। वो जो दूरी आएगी उसको मैं प्रकार में भर के, और देखो कहीं से भी यहां से लगाना शुरू कर सकता हूं, तो मैं इधर लगाता जाऊंगा, वही दूरी की चाप लगा लूंगा तो मुझे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट लगा लूंगा, ठीक है। मैं ये काम इधर से भी शुरू करता हूं तो भी बिंदु वही आने हैं। मैं इसको मध्य से शुरू करूं, पहले इधर जाऊं और बाद में मैं दूसरी तरफ जाऊं, ठीक है। तो उस दिशा में भी आ, वही खंड बनने हैं, ठीक है। कुल मिला के मैं बराबर बराबर दूरी पर 15-15 डिग्री के अंतराल पे इस भूमध्य रेखा पर समस्त बिंदु अंकित कर लूंगा। सारे बिंदु अंकित कर लिए,
ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जो दूरी मैंने प्रकार में भर के, जिस दूरी पर मैंने देशांतरों की रचना के लिए पॉइंट लगाए हैं, ठीक उसी दूरी को प्रकार में भर के और ठीक उसी प्रकार अक्षांशों के लिए भी पॉइंट लगा लेंगे केंद्रीय मध्याह्न रेखा के ऊपर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब क्या करना है, जो पॉइंट आपने अक्षांशों के लिए लगाए है ना, जैसे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, है ना, ये पॉइंट लगाया, और ध्रुव पहले से ही आपको ध्यान है ना। ऐसे ये नीचे वाले पॉइंट लगा लिए, 15, फिर 30 का, फिर 45, 60, 75 ये पॉइंट लगा लिए, है ना। और पॉइंट लगाने के बाद इन सब पे भूमध्य रेखा के समानांतर सरल रेखाएं खींच दी, है, और उनको थोड़ा बड़ा करके छोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे 15 डिग्री वाला पॉइंट है, आपने क्या किया, 15 डिग्री वाले पॉइंट के ऊपर एक 15 डिग्री उत्तर का अक्षांश ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही 15 डिग्री दक्षिण का। ठीक है, फिर 30 के लिए, फिर 45 के लिए, फिर 60 के लिए, फिर 75 के लिए। ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये जो सरल रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो सरल रेखाएं हैं जो अक्षांशों को बता रही है, किसको बता रही है, अक्षांशों को, ये मेरी बनकर तैयार हो गई। क्लियर। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस आभासी पृथ्वी के ऊपर वो तमाम, सबसे पहले तो अंतराल बनाऊंगा 15 डिग्री, और उसके बाद में क्या करूंगा, वो तमाम अक्षांश जो है उनको बनाऊंगा। ठीक है, जो हमें प्रक्षेप में दिखाने हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए मैं केवल एक गोलार्ध ले लेता हूं, ठीक वैसी की वैसी प्रक्रिया हम दक्षिणी गोलार्ध के लिए भी अपनाएंगे। क्लियर। अब देखिए, आपने बोन में एक काम किया था, आपको याद है तो मैं फिर याद दिला देता हूं। आपने क्या किया था, अंतराल लिया, और अंतराल के बाद में ये जो दूरी है भूमध्य रेखा से 15 डिग्री के उस बिंदु की, ठीक है, जिससे होकर पृथ्वी की सतह पर 15 डिग्री का अक्षांश गुजरता है। ठीक है ना, और फिर ये एल एम दूरी प्रकार में भर के, और आपने यहां से केंद्र में प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के और ये चाप काट दिया। ये काम करते आए हैं हम, है ना, ये हमने बोन में भी किया था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्योंकि आपने ये सारे के सारे अक्षांश बना लिए थे जो आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, आपने अंतराल बना लिया था, आपने अंतराल के आधार पर दूरी निकाल ली जिस पर चाप लगना था। अब आप क्या करोगे, जैसे ये 15 डिग्री का अक्षांश, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इस चाप को यहाँ काटता है। आप क्या करेंगे, यहां से एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो ओ ए, किसके ऊपर, ओ ए लाइन के, सॉरी, जो ओ एन लाइन पर लंब हो, जो ओ एन लाइन के ऊपर लंब हो, ऐसी रेखा खींचेंगे। ठीक है, और ये रेखा आपकी आई बी, बी डैश। आपको कुछ नहीं करना, इसको प्रकार में भरिए, और 15 डिग्री वाले, 15 डिग्री का जो अक्षांश है उसके ऊपर इस दूरी के बिंदु लगा दीजिए। ठीक है, केवल बिंदु लगा के छोड़ने हैं, है ना। ठीक है ना, ऐसा आपको उत्तरी गोलार्ध में भी करना है और दक्षिणी गोलार्ध में भी करना है। तो आपको, जब आप उन बिंदुओं को 15-15 डिग्री के आधार पर गिनते हुए आगे बढ़ोगे, तो आपको पता लग जाएगा एक जगह कि हाँ 180 डिग्री आ गया, और ग्रीनविच लाइन से एक तरफ हम 180 डिग्री ही चल सकते हैं। ठीक है, तो वहां आप स्टॉप कर दो। ठीक है, अब देखिए, इसके इसके बाद क्या करना है हमको, इस ये सारी दूरियां निकाल लेंगे हम, है ना, 15 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए,
है ना, 45 के लिए डी डी डैश है, 60 के लिए ई ई डैश है ना, 75 के लिए ई एफ एफ डैश, ये सारी दूरियां निकाल ली है ना। और ये पहली दूरी बी बी डैश है ना, बी बी डैश के प्रकार में भरी, और 10 डिग्री वाले जो हमारा अक्षांश है, ठीक है, उसके हमने इच्छित भाग ले लिए, ताकि हम पूरा भूमध्य रेखा से ग्रीनविच रेखा से एक तरफ 180 डिग्री पश्चिम तक दिखा पाए और दूसरी तरफ 180 डिग्री पूरब तक दिखा पाए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं है ना, उनको मिटा देंगे, ठीक है, दोनों गोलार्धों में, ठीक है। ठीक इसी का अनुसरण करके है ना, सी सी डैश दूरी प्रकार में बनेंगे, ये 30 डिग्री वाले अक्षांश के लिए, ठीक है। उसको प्रकार में भरा और हम क्या करेंगे, ये बिंदु लगाते चले, ठीक है ना। तो हमें पहले सबसे पहले भिड़ते ही तो हमने ये सारे बिंदु भूमध्य रेखा पर लगा लिए थे, आपको ध्यान होगा है ना, ये सब बिंदु भूमध्य रेखा पर भिड़ते ही हमने लगा लिए थे। भूमध्य रेखा को 24 बराबर भागों में बांटा था, तो भूमध्य रेखा पर हमें 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब पश्चिम के और पूरब के जो देशांतर है उनके लिए पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। हमने 15 डिग्री वाले पर भी लगा लिए, 30 डिग्री वाले पर भी लगा लिए, इस तरह 75 डिग्री तक है ना। हम इसी तरह से दोनों गोलार्धों में हम क्या करेंगे, प्रत्येक अक्षांश रेखा पर, क्या कहा मैंने, प्रत्येक अक्षांश रेखा पर निश्चित दूरियों पर बिंदु लगाकर, और वो दूरियां अभी हमने पता करी कि कैसे हमने उनको उन दूरियों को लिया, ठीक है, इन पर बिंदु लगाकर और हम उनका मान लिख देंगे, ताकि हमें प्रक्षेप को बनाते वक्त किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, ठीक है। तो जब हम ये प्रक्रिया पूरी करेंगे तो हमें ये जो हमारे अक्षांश हमने खींचे थे, ठीक है, वो जितने ज्यादा अतिरिक्त बड़े बनाए थे हमने, वो मिटा देंगे। तो अब देखो हमारे सारे के सारे अक्षांश बनकर तैयार है ना, भूमध्य रेखा के साथ साथ सारे अक्षांश, केंद्रीय मध्याह्न रेखा तो बनकर तैयार ही थी और सारे देशांतरों के लिए हमें पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करेंगे, फ्री हैंड, मुक्त हस्त है ना, 15-15 डिग्री वाले सारे बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली हमें देशांतर मिलेगी 15 डिग्री की। 15 डिग्री पश्चिम भी बना लेंगे और 15 डिग्री पूरब भी बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, 30 डिग्री वाले सारे बिंदु ले लेंगे, 30 डिग्री पश्चिम के, और उनको मिला लेंगे ध्रुवों को मिलाते हुए, तो 30 डिग्री का देशांतर मिल गया है ना। ऐसा ही अब हम लोग दूसरी तरफ करेंगे 30 डिग्री के पूर्वी देशांतर को निकालने के लिए। तो ऐसे करके ये प्रक्रिया लगातार हम दोहराते रहेंगे और इससे हमारा प्रक्षेप बनकर पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूरियों के मापन के लिए है ना एक और तरीका है, ठीक है, वो भी आप अपना सकते हो, ठीक है ना, जिसके आधार पर आपको क्या चाहिए, आपको देशांतरों के बीच की दूरी जो है ना, वो चाहिए अलग अलग अक्षांशों पर, ठीक। अब देखिए भूमध्य रेखा के लिए अर्धव्यास है 2.54 है ना, ये आभासी पृथ्वी के गोले के लिए मैंने निकाला था 2.54, ठीक है। जब हम इसका cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा की वैल्यू आती है 1 है ना। अक्षांश रेखा की जो लंबाई आएगी वो आएगी 2 पाई आर, कितनी आएगी 2 पाई आर है ना, और 2 पाई आर किसके बराबर होता है 15.96 के बराबर यहाँ इस केस में, ठीक है। जब हम r का मूल्य 2.54 रखेंगे, r का मूल्य 2.54 रखेंगे सूत्र में 2 पाई r में, ठीक है, तो जो भागफल निकल के आएगा, जो हल निकल के आएगा
वो आएगा 15.96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई पूरी, है ना। अब देखो, आपको 15 डिग्री का अंतराल निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो आप क्या करिए, ये जो 2 पाई r cos थीटा जो आपने निकाला है ना, इसको आप d मतलब अंतराल और बटा 360, है ना, इससे गुणा कर दीजिए बस। ठीक है, तो आपकी अक्षांशों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकलकर सामने आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। जैसे यहां हमने भूमध्य रेखा की लंबाई रखी, देखिए यहां पर हमने उसको अंतराल से गुणा किया, देखिए 15 से गुणा किया और 360 का भाग दे दिया, तो ये जो 0.66 निकल के आया सेंटीमीटर में, इस दूरी को प्रकार में भर के और मैं चाप लगाता जाऊंगा। ठीक है, लास्ट तक, और फिर दूसरी तरफ, है ना, तो मेरे सारे देशांतरों के लिए पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, 15 डिग्री जो है उसको कैसे निकालते हैं कि सब 2.54, ये तो अर्धव्यास सेंटीमीटर में, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ होगी 0.9659। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो अक्षांश है 15 डिग्री वाला, वो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा छोटा बनेगा, मध्य रेखा से थोड़ा सा छोटा बनेगा। और देखो इसकी लंबाई देखिए है ना, कितनी है, 15.42। ठीक है, और जब मैं इसके टुकड़े करूंगा 15-15 डिग्री के अंतराल पे, तो निश्चित रूप से, क्योंकि टुकड़े मुझे उतने ही करने हैं जितने मैंने भूमध्य रेखा के किए, तो ये टुकड़े थोड़े से कम दूरी पे बनेंगे। क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, आप एक बड़ी लकड़ी लो, उसके भी 5 टुकड़े करो, और एक उससे आधी लकड़ी लो, उसके भी 5 टुकड़े करो, तो दोनों टुकड़े बराबर थोड़ी हो सकते हैं, बड़ी लकड़ी के टुकड़ा तो बड़ा होगा, है ना। तो उसी प्रकार ये भूमध्य रेखा क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी है, तो उसके ऊपर देशांतरों के बीच की दूरियां 15 डिग्री के अंतराल पर सर्वाधिक होगी, स्वाभाविक है। और ध्रुव पर वो 0 होगी, ध्रुव के ऊपर, है ना, ध्रुव के ऊपर वो 0 होगी। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप इस विधि को भी अपना सकते हो, है ना, और आप इस तरह से भी परिकलन कर सकते हो देशांतरों के बीच की दूरी को अक्षांश के ऊपर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारी रचना पूरी होती है। ये देखिए इस तरह का दिखाई देता है ना, प्रक्षेप। इसमें जो किनारे वाले भाग है ना, उनमें विकृति बहुत ज्यादा आ जाती है, किनारे वाले भागों में, और किनारे वाले भागों में विकृति बहुत ज्यादा आ जाने के कारण ये प्रक्षेप जो है ना, वो किनारे वाले भागों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। ठीक है, हालांकि विकृति मॉलविड में भी आती है, लेकिन उसमें विकृति की दर इससे थोड़ी सी कम है। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर हम वर्ड मैप दर्शाते हैं। अब देखिए एक एक करके हम बात करते हैं, पहचान के बिंदुओं की आदि, ये जो पॉइंट्स है इनकी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रक्षेप आपने पूरा अच्छी तरह से देख लिया, है ना, और प्रक्षेप को अच्छे से देखने के बाद अब देखो पहला पॉइंट है कि प्रक्षेप में सभी अक्षांश वृत्तों को परस्पर समानांतर एवं क्षैतिज दूरी के अंतर पर सरल रेखाओं के रूप में खींचा गया। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा ना, सारे के सारे अक्षांश सरल रेखाएं थी ना, सारे के सारे अक्षांश सरल रेखाएं थी, सारे के सारे अक्षांश समानांतर दूरी के ऊपर खींचे गए हैं, है ना। ठीक है, अतः उनके बीच का अंतर बराबर है। अक्षांश वृत्तों की लंबाई तथा उनके बीच की दूरी
मापनी के अनुसार शुद्ध होती है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कि इसमें हम जितनी भी अक्षांश रेखाएं बनाते हैं उन सब में, क्योंकि हम नाप नाप के देशांतरों के बीच की दूरी ले रहे हैं, इसलिए उनकी लंबाई शुद्ध होनी ही होनी है। और आपको ध्यान होगा ये सेम काम हम बोन में करते हैं, इसीलिए बोन प्रक्षेप के सारे जो अक्षांश हैं वो शुद्ध लंबाई वाले होते हैं, मानक होते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो सेंसन फ्लैमस्टीड जो प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं, इसमें भी हम ये देखते हैं कि अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध होती है। अब देखिए, एक तरफ अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध है, दूसरी तरफ केंद्रीय मध्याह्न रेखा की लंबाई शुद्ध है, और तीसरी तरफ कि सारे अक्षांश आपस में समानांतर। यही कारण है कि इसमें संक्षिप्तता का गुण देखने को मिलता है। अब देखिए 2 नंबर पे कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक लंबवत सरल रेखा होती है, बिल्कुल होती है। लंबाई भूमध्य रेखा से आधी बिल्कुल होती है ना। और इसके अलावा बाकी जितने भी देशांतर हैं वो सब वक्राकार होते हैं। ठीक है, अब देखो किसी अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां परस्पर समान होती है। एक ही अक्षांश वृत्त पर जब आप दूरी निकालते हो तो बराबर होती है, और बराबर होनी है। हाँ, अलग अलग अक्षांश वृत्तों की यदि बात करो तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां परस्पर समान नहीं होती। ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की तरफ लगातार कम होती जाती है। लेकिन हाँ, एक सिंगल अक्षांश की यदि बात करें तो उसके ऊपर हम एक बार जो दूरी नाप लेते हैं उसी दूरी के हिसाब से उसके खंड करते हैं। तो एक ही अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हमेशा समान होती है। ठीक है, अब देखो भूमध्य रेखा तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा को एक ही दूरी के अंतर पर विभाजित किया जाता है। भूमध्य रेखा और केंद्रीय मध्याह्न रेखा को, है ना, एक ही दूरी के अंतर पर विभाजित किया जाता है। आपने जितनी दूरी प्रकार में रखकर भूमध्य रेखा पर देशांतर खींचने के लिए पॉइंट लगाए थे, उतनी ही दूरी प्रकार में भरकर आप ये जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है उस पर अक्षांशों के बीच दूरी तय करते हो, अर्थात अक्षांश खींचने के लिए पॉइंट निर्धारित करते हो। इसका मतलब साफ है कि सारे के सारे अक्षांश बराबर बराबर दूरियों पर होते हैं और समानांतर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। केवल केंद्रीय मध्याह्न रेखा ही भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, ऐसा हमने मॉलविड में भी देखा था, है ना। मॉलविड में भी हमें ये चीज देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि सरल रेखा केवल केंद्रीय मध्याह्न रेखा ही है दोनों में। अब जैसे जैसे आप केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दाएं या बाएं जाते हो तो देशांतर जो है वो वक्राकार होते जाते हैं, वक्र के आकार में मुड़ने लगते हैं। तो इस कारण से फिर जो उनका प्रतिच्छेदन होता है भूमध्य रेखा से वो 90 डिग्री पे नहीं हो पाता। ठीक है, अन्य देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को तिरछा काटती है। समझ में आ गया होगा। प्रतिच्छेदन की यह तिर्यकता, तिर्यकता मतलब तिरछापन, भूमध्य रेखा व केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, दोनों तरफ, है ना, उत्तर दक्षिण में भी और पश्चिम पूर्व में भी। क्लियर? अब हम गुणधर्म की बात करेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज की। तो भूमध्य रेखा सहित प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर मापनी शुद्ध होती है। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर हम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी नाप नाप कर लेते हैं। ठीक है, और उसी के अनुसार हम अक्षांश वृत्त की रचना करते हैं। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार
भूमध्य रेखा जो है वो हम 2πr शुद्ध लंबाई की बनाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा भी शुद्ध लंबाई की बनाते हैं, और सारे के सारे जो अक्षांश हमारे बनते हैं, ठीक है, वो भी देशांतरों के बीच की दूरियों को नाप नाप कर बनाए जाते हैं, इसलिए वो भी शुद्ध होते हैं। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध, बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखो प्रक्षेप में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, NS को मिलाती है। अब इस पर तो मापनी शुद्ध है, तो फिर ये बाकी जितने भी हैं उन पर तो अशुद्ध होनी लाजमी है ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है देशांतर की, ठीक है, वो वास्तव में तो सब बराबर लंबाई के होते हैं, ठीक है। और यहाँ भूमध्य रेखा जो है वो शुद्ध है, तो बाकी देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़े बड़े हुए या नहीं हुए, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, परंतु इसके पूर्व और पश्चिम में दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं की मापनी में वृद्धि होने लगती है, और प्रक्षेप के सीमावर्ती भागों में स्थलखंडों की आकृति बहुत ज्यादा विकृत हो जाती है। ध्यान रखना, आकृति, आकार, वो आकार नहीं, क्योंकि प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप है, ठीक है। तो यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, प्रक्षेप पर दिशा शुद्ध प्रदर्शित नहीं होती, ठीक है। ये हमारे लक्षण आ गए। गुण, पहचान, ठीक है। अब उपयोग देखिए आप, कि यद्यपि इस प्रक्षेप पर संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है, बनाते भी हैं, है ना, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि सीमावर्ती भागों में जो त्रुटि आती है ना, ठीक है, आकृति संबंधी त्रुटियां वो बहुत ज्यादा आ जाती है। इसीलिए प्राय प्राय हम ये देखते हैं कि वितरण मानचित्रों के लिए, है ना, सिनुसॉइडल की बजाय बोन को मॉलविड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, मॉलविड प्रक्षेप को ज्यादा तरजीह दी जाती है। मॉलविड प्रक्षेप में सिनुसॉइडल प्रक्षेप की अपेक्षा आकृति कम विकृत होती है, ठीक है। अतः साइनोसॉइडल प्रक्षेप की तुलना में मॉलविड प्रक्षेप पर स्थित अपेक्षाकृत कम पूर्व पश्चिम विस्तार वाले महाद्वीप अर्थात अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के समक्षेत्र मानचित्र बनाने के लिए सिनुसॉइडल प्रक्षेप बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि भाई हमारे पास इससे बेहतर विकल्प संसार के मानचित्र बनाने के लिए वो मॉलविड है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा साइनोसॉइडल प्रक्षेप है ना, ये समाप्त होता है, ठीक है। हम इसके बारे में जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, ठीक है, उसको भी चर्चा में लेंगे। अभी आपसे जब बात करूंगा, बस मैं इतना सा बता दूं आपको कि सामान्य सिनुसोइडल प्रक्षेप में क्या होता है, सीमावर्ती भागों में स्थलाकृतियों के आकृतियां बहुत विकृत हो जाती है, देखा ना हमने। और यही कारण है कि ये मॉलविड की तुलना में एक अच्छा प्रक्षेप नहीं माना जाता, ठीक है। इस दोष को कम करने के उद्देश्य से विच्छिन्न साइनोसॉइडल प्रक्षेप की रचना की जाती है। यद्यपि इस प्रक्षेप में महाद्वीपीय स्थलखंडों का पुनः केंद्रण तथा महाद्वीपीय क्षेत्रों के विभाजन उन्हीं देशांतरों पर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन है वो पूर्ण होता है। पहले मैं इसको
इसके बाद थोड़ा सा चर्चा हम और करेंगे विच्छिन्न सेंसन साइनसोइडल प्रक्षेप की।